हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड डे 3 आज हमारा है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। किसकी बात करेंगे? आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो सबसे पहले बताइए किसके द्वारा दी गई है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम। किसके द्वारा दी गई है? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई है। इसको जो इसके फाउंडर हैं बेंजामिन ब्लूम हैं, और बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इसको दिया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1956 में ये दो पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको लिखें और इसको जरूर लिखें जब भी आप अगर ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं, तो ये दो पॉइंट जरूर लिखें। इससे पता चलता है कि आपको बेसिक नॉलेज इसकी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, अब देखते हैं हम लोग होता क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो सेट है ऑफ 3 हिरारिकल मॉडल्स। मतलब हिरारिकल मॉडल का मतलब वो एक सीक्वेंस में एक मॉडल है जिसका यूज्ड किया जाता है यूज टू क्लासीफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लासीफाई कर रहे हैं इनटू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिक। ठीक है, जो क्या है कॉम्प्लेक्स लेवल से स्पेसिफिक लेवल्स। द मॉडल वॉज नेम्ड आफ्टर बेंजामिन ब्लूम हु चेयर्ड द कमिटी ऑफ एजुकेटर्स दैट डिवाइस द टैक्सोनॉमी। मतलब जो कमिटी थी उसने क्या किया, हमें टैक्सोनॉमी बताई है। अब यहाँ पर आता है 3H, फिर यहाँ पर है 3H फ्रेमवर्क्स। 3H फ्रेमवर्क्स, देखिए ये 3H फ्रेमवर्क्स इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने एडिशनल अपने साइट से दिया है। ये 3H कॉन्सेप्ट तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने इससे रिलेट किया है, बस ये याद रखने के लिए कि जो सबसे मेन चीज़ है उसमें ये चीज़ें हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है यहाँ इन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। पहला है हमारा कॉग्निटिव, फिर है अफेक्टिव, और उसके बाद हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन आता है, अफेक्टिव आता है, एक अफेक्टिव डोमेन है और एक हमारा कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारे हेड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हेड लिखा गया है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है? हेड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इसको हेड से रिलेट किया गया है। क्योंकि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारे माइंड के लेवल पर जाकर अब उसको क्या करता है, अपडेट करता है, उस लेवल पर काम करता है, ना कि किसी अदर पार्ट से रिलेटेड काम करता है। ये यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी कॉग्निटिव डोमेन में वो आपके हेड से रिलेटेड होंगी, आपका जो कॉग्निटिव है वो डेवलप होगा। फिर उसके बाद आता है हार्ट जो है वो किसका है? अफेक्टिव डोमेन, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? फीलिंग्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फीलिंग्स से रिलेटेड है। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आती हैं, मतलब आपका हार्ट। फिर उसके बाद आता है हैंड को मैंने रिलेट किया है साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है कि साइकोमोटर डोमेन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर क्या करते हो? एक्शन करते हो। एक्शन का मतलब है जो भी एक्टिविटी आप करोगे, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं या फिर जो भी वर्क आप कर रहे हो वो अपने हैंड के थ्रू करते हो। तो यहाँ चीजें आप एक्शन के थ्रू करते हो। आप लिख रहे हो तो अपने हैंड्स के थ्रू कर रहे हो, आप एक वर्क कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। फिर अब इसके बाद हम आते हैं डोमेन ऑफ लर्निंग्स एंड की कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं। अगर हम एक आपको थोड़ा सा समराइज कर दें कि अभी अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने बस ये जाना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में आती है। इसको देने वाले जो हैं बेंजामिन ब्लूम हैं, जिन्होंने चेयर्ड किया था। मतलब यहाँ पर ये जिसको बोलेंगे प्रतिमान बेंजामिन ब्लूम को के सम्मान से नामित किया गया है। मतलब ये नाम तो बेंजामिन ब्लूम, ये जो थ्योरी है टैक्सोनॉमी है ये देने वाले ही बेंजामिन ब्लूम है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, अध्यक्षता की थी शिक्षकों की समिति की।
ये बताया मैंने। और उसके बाद है ये हो गया ये हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमारे जो डोमेन है, ऑब्जेक्टिव कहना सही नहीं होगा, इसको आप डोमेन कहिए। ये क्या है, डोमेन है, हमारे डोमेन है जिसमें बताया गया है कि 3 डोमेन होते हैं। 3 डोमेन्स कौन से हैं, एक हेड होता है जो डील करता है किसके साथ, मेंटल स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ। फिर उसके बाद हमारा हार्ट आता है, हार्ट फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड की बात करता है। मैंने फीलिंग लिखी है, आप इमोशन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज को भी नोट्स में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है वो हैंड रिलेटेड वर्क करता है, और यहाँ पर आप क्या करते हो, फिजिकल स्किल्स, कोई भी कार्य कर रहे हो, फिजिकल स्किल्स हो गई, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, मैनिपुलेटिव काम कर रहे हो, ये आपके मोटर न्यूरॉन एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज जरूरी वर्ड है वो है एक्टिविटी, एक्शन। तो ये आपके डोमेन है। जब भी आप पेपर में लिखिएगा या फिर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो डोमेन देगा, ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको डोमेन मिलेगा। अब उसके बाद हम की कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। की कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ये जो मैंने पहले ही बता दी वो वही है। यहाँ पर लिखा है कि स्टडीज बाय बेंजामिन, मतलब इसको पढ़ा किसके द्वारा गया, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा, जो कहते हैं कि मैं कॉग्निटिव डोमेन। तो बेंजामिन ब्लूम जो है वो किसके लिए प्राइमरी डेवलप्ड, प्राइमरी इनका फोकस किस पे था, कॉग्निटिव डोमेन पर था। इन्होंने किस पे फोकस किया है, हमारे जो मेंटल स्किल्स हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मेंटल स्किल्स हैं, मेंटल नॉलेज है, मतलब नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इन सब से रिलेटेड किस में आएंगे हम लोग, कॉग्निटिव डोमेन में आएंगे। फिर उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को देने वाले डेविड क्रैथवोल हैं, क्रैथवोल के द्वारा दिया गया है अफेक्टिव डोमेन। और RH देव जो है वो साइकोमोटर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको वन वर्ड जैसा हो गया कि बेंजामिन, अगर बेंजामिन ब्लूम का नाम आ रहा है तो आप याद रखिएगा कि ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। अगर डेविड कैथवॉल का नाम आ रहा है तो ये अफेक्टिव डोमेन से है, अफेक्टिव डोमेन हार्ट से रिलेटेड है। तो याद रखना डेविड हार्ट, डेविड किससे रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन से, क्योंकि यहाँ पर डेविड का हार्ट अफेक्टिव में है। फिर RH देव जो है दे वो साइकोमोटर डोमेन, ये एक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डेविड हार्ट अफेक्टिव पर फोकस कर रहे हैं और बेंजामिन ब्लूम जो है वो कॉग्निटिव पर फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने हेड लिख दिया है, और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है कि के से नॉलेज हो गया, सी से कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ए से एप्लीकेशन हो गया, फिर सेकंड वाले ए से एनालिसिस हो गया, एस से आपका क्या हो जाएगा, सिंथेसिस, एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो किस पे बेस्ड है, वो नॉलेज बेस्ड डोमेन है। क्या है वो, नॉलेज बेस्ड डोमेन है। यहाँ पर मतलब याद रखिएगा जो कॉग्निटिव है वो नॉलेज से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। यहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो मतलब जो भी इंक्लूड हो रहा है या जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, आपके डेवलपमेंट से। वो भी नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, उससे रिलेटेड है। फिर अब इसके बाद यहाँ पर इसके आते हैं 6 स्टेप, जो आपको एक सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लिखा है, आप इस तरह याद रख सकते हो, KCAASE से याद कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं नॉलेज। अब नॉलेज क्या है कि अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान होगा तभी आप क्या कर सकते हो, और नहीं ज्ञान आपको हुआ, ठीक है वो बात है, ज्ञान आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान को आपने अर्जित कैसे किया, आपने गेन कैसे किया है, आपने कोई चीज याद की होगी, ठीक है, मतलब आप याद कर रहे हो, आप उसको रिमेम्बर कर रहे हो, उसको मेमोराइज कर रहे हो और रिकॉल कर रहे हो, तभी तो याद हुआ। तो ये क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी, ये आपकी क्षमता होती है टू रिकॉल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कि आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हो। जैसे कि आपने छोटे में क्या पढ़ा होगा, लर्निंग ऑफ टेबल। जो टेबल्स होती हैं वो अभी तक आपको याद होंगी, बेसिक टेबल्स अभी तक सबको याद होंगी, क्योंकि उसको आपने क्या किया है, याद किया है, उस इंफॉर्मेशन को आपने याद किया है, इसलिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्या है, नॉलेज है।
तो इसका मतलब समझ लीजिए कि नॉलेज क्या होती है, आपकी एबिलिटी होती है कि आप चीज़ों को रिमेंबर रखते हो, मेमोराइज करते हो, चीज़ों को रटते हो और रिकॉल करते हो जो भी प्रीवियसली आपने चीज़ों को याद किया है। कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये नहीं जरूरी है कि आपको उसकी समझ है कि नहीं। जैसे कि आप छोटे में टू का टेबल पढ़ते थे, तो वहां पर आप 2 2 4, अब आपको समझ में आता है कि जब हम टू को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्यों आता है। लेकिन पहले आप यही चीज जो थी उसको, ये 4 क्यों आता है, पहले क्या करते थे आप इसको बस याद कर लेते थे। आपको कोई मतलब नहीं था कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। आप ये सोचते भी नहीं थे, ठीक है, आप ये सोचते भी नहीं थे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। बस आपने क्या कर लिया, उसको रिमेंबर कर लिया और जब नीड पड़ी तो आपने उसको रिकॉल कर लिया। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन ये आपकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। मतलब अभी तक तो आप नॉलेज को खाली गेन किए थे, लेकिन आपने समझ, आपके अंदर कोई भी समझ नहीं थी। अब लेकिन आप इस पॉइंट पे आ गए हो कि आपको समझ आने लगा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है आपके अंदर। आप एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन, क्षमता, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, चीज़ों को क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उनका जो मीनिंग है वो आप निकाल पा रहे हो। क्या कि आपका जो मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मटेरियल है, वो उसका क्या मतलब था, वो आपको क्या समझाना चाहती थी। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि जो स्टूडेंट है ना, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई कि मल्टीप्लिकेशन बेस्ड स्टोरी प्रॉब्लम को वो कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अप्लीकेशन। अप्लीकेशन क्या होता है? अप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज द यूज नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। अप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना। आप उस चीज़ों को क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, जो आपने याद किया है, जो आपने समझा है, उसको आप एक नई जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि एबिलिटी टू यूज़ और यूटिलाइज करना या फिर ट्रांसफ़र करना, अब्स्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र करना, अब्स्ट्रैक्ट और लर्नड नॉलेज, जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन न्यू कॉन्क्रीट और रियल लाइफ सिचुएशन। कुछ भी रियल लाइफ सिचुएशन में आप उसको सॉल्व कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ये हुआ आपका अप्लाई करना। फिर हमारा आता है फोर्थ वाला एनालिसिस। एनालिसिस दिस रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। अब यहाँ पर क्या होती है, अभी तक आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब ये जो होता है यहाँ पर आपके अंदर क्षमता आ जाती है, आपकी एबिलिटी हो जाती कि आप चीज़ों को ब्रेक करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। क्या करते हो, जो भी मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन थी, अब उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको क्या करते हो, ब्रेक करते हो। इसी को हम कहते हैं एनालिसिस, कहते हैं कि आप उस कंपोनेंट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हो। फिर उसके बाद एग्जामिन करते हो कि रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, इसके अफेक्ट्स क्या हैं, इसके सिमिलरिटीज़ क्या हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हो बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस एंड आइडेंटिफाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है इसके। ये सब समझ में कब आता है, जब आप एनालाइज करते हो चीज़ों को, क्या करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो। तो अभी तक हमने कितने स्टेप्स पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा कि आपके पास नॉलेज तो होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज है तो आपके पास तब अंडरस्टैंडिंग भी हो। फिर अंडरस्टैंडिंग आने के लिए आप एक लेवल आगे बढ़ते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप कॉम्प्रीहेंशन में आते हो। कॉम्प्रीहेंशन से मतलब हुआ कि नॉलेज थी, लेकिन अब समझ में भी आया कि उस चीज़ में हो क्या रहा था। फिर उसके बाद जब समझ में आ जाता है तो आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। अब चीज़ों पर रियल सिचुएशन पे आप क्या कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो। अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, एनालाइज करते हो चीज़ों को। क्या करते हो, एनालाइज। यहाँ AN लिख दे रहे हैं, यहाँ AP लिख दे रहे हैं। अप्लाई और एनालाइज कर पा रहे हैं। एनालाइज का मतलब कि आप उसको, उसमें फ़र्क कर पा रहे हो, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अपना ओपिनियन दे पा रहे हो। चीज़ों को ब्रेक करके आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ तो इससे अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस। क्या आता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस को हम लोग कहेंगे क्रिएट। अगर आप कहें तो इसका नाम सिंथेसिस और क्रिएट। जब अभी इसका जो रिवाइज्ड वर्जन था उसमें उसका नाम क्रिएट किया गया था, अभी ये क्या है, सिंथेसिस है।
ये क्या होता है, ये आपकी एबिलिटी होती है टू इंटीग्रेट डिफरेंट एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ साउंड नॉलेज पैटर्न सो अ न्यू मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्ट, जिससे क्या हो सके आप नई मीनिंग को क्रिएट कर सको। सिंथेसिस का मतलब ही यही होता है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आपने ये जो चीज़ें थी इनको आपने एनालाइज किया, अब इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग से आप कुछ नया क्रिएट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, कुछ नया क्रिएट करोगे। तो ये क्या होता है, ये आपकी एबिलिटी है जब आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो या फिर क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो और रीऑर्गेनाइज कर रहे हो डाइवर्स एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट और कॉन्सेप्ट को जो आपका प्रायर नॉलेज है, टू फॉर्म अ कॉरी टू फॉर्म अ न्यू न्यू मीनिंग, कुछ नया निकालने के लिए। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, कुछ नया निकालना चाहते हो, तब आप क्या करते हो, सिंथेसिस करते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो ये आपकी क्षमता होती है, एबिलिटी, कि आप इंटीग्रेट करते हो अलग अलग एलिमेंट और कॉन्सेप्ट को इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, टू फॉर्म ऑर्डर टू फॉर्म अ साउंड नॉलेज पैटर्न, फॉर्म अ साउंड नॉलेज पैटर्न और नई मीनिंग, कुछ नई मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ये आपका होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ही होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन का मीन आपको पता ही कि आप मूल्यांकन करते हो, इवैल्यूएट करते हो कोई चीज़ है। इवैल्यूएशन मीन आप एग्जामिन कर रहे हो इंफॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट्स, उसमें क्या कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज मतलब एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, सबसे सही होगा, एनालाइज से अच्छा वर्ड होगा एग्जामिन करना। इवैल्यूएट कर रहे हो, द एबिलिटी टू जज, आपके अंदर क्षमता होती है कि आप जज करते हो, असेस करते हो, क्रिटिक्स करते हो और इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट द वैल्यू, वैलिडिटी को और क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफाइंड क्राइटेरिया एंड मेक रीजन जजमेंट, एक रीजनेबल जजमेंट लेकर आते हो। तो इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि आप जज कर रहे हो, कोई चीज़ है उसको एग्जामिन कर रहे हो। शॉर्ट फॉर्म में यही लिखना कि इसका मतलब ही क्या होता है, एग्जामिन करना इंफॉर्मेशन को और जज करना। इसके यही दो कीवर्ड्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिन करोगे, आप जज करोगे। अब आते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी की, जो ओरिजिनल है और एक रिवाइज्ड है। यही हमने आपको बताया एक ओरिजिनल है। तो जो ओरिजिनल है वो मैंने आपको बताया 1956 में आई थी, और जो रिवाइज्ड है वो कब आई थी, वो आई थी 2001 में आई थी, 2001 में आई थी। तो देखिए यहाँ पर जो है, अभी आपने ओरिजिनल पढ़ी कि यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और ये किस फॉर्म में थी, नाउन के फॉर्म में थी। सबसे ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर ये पहले ये नाउन में थी, लेकिन बाद में क्या होता है, ये वर्ब फॉर्म में हो गई। जो सेकंड आई, इसकी जो रिवाइज्ड वर्जन आया वो वर्ब के फॉर्म में थी। तो पहले इन्होंने नाउन दिया, उसके बाद ये वर्ब दिए। ये 1956 की है और ये 2001 की है, 2001 की है, ठीक है, 2001 की है। तो ये तो याद हो गया होगा कि नॉलेज हमने बताया आपको, कॉम्प्रीहेंशन जहाँ अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई कर पाना, एप्लीकेशन एनालाइज कर पाना, सिंथेसाइज करना और लास्ट में इवैल्यूएट करना। जो चीज़ क्रिएट कर दी उसको आप क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो। अब हम रिवाइज्ड की बात करें तो रिवाइज्ड आई है 2001 में बाय क्रैटफुल और एडरसन। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, ये वाली जो सेकंड वाली है वो एडरसन के द्वारा और कैथवोल के द्वारा दी गई है। याद रखना, यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म में थी और इसका जो टॉप लेवल है वो क्या है, क्रिएट है। लेकिन अभी हमने देखा कि टॉप लेवल वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर लास्ट सेकंड जो था वो हमारा सिंथेसिस क्रिएट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, टॉप लेवल जो होगा वो क्रिएट होगा। सबसे पहले वर्ब में है तो ये रिमेंबर हो गया, रिमेंबर मतलब चीज़ें याद हैं। वहाँ पर क्या था कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्रीहेंशन है। यहाँ पर रिमेंबर के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग करनी, पहले हम याद करवा देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो जो 2001 में आई उसमें सबसे पहले क्या था, रिमेंबर। आपको चीज़ें याद हैं कि नहीं,
आप याद कर पाए हो कि नहीं, रिमेंबर हो कि नहीं आपको। फिर आपको जब रिमेंबर है तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे तो क्या होगा, एनालाइज भी कर पाओगे। एनालाइज यहाँ पर ये है और वहाँ पर एनालाइज ऐसा है, एनालाइज कर पाओगे। फिर आप इवेलुएट कर पाओगे, जब एनालाइज करोगे तो फिर क्या करना है, इवेलुएट, और जब इवेलुएट कर लिया तो आप कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। ये हुआ हमारा नई वाली, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं, आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग अब बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग दोनों एक एक बार लिख लेते हैं, बस सीक्वेंस लिख लेते हैं, ठीक है। इसको, ओहो, अब इसको मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले हम लोग खुद लिखेंगे। चलिए चलिए बताइए, बताइए, आप लोग लिखिए, हम बताते हैं। अब सबसे पहले क्या था, हम इधर 1956 लिखेंगे और इधर 2001 लिखेंगे। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी सॉल्व करके ही जाना। ये वाला आज हम लोग कॉग्निटिव पढ़े हैं, कल हम लोग अफेक्टिव पढ़ेंगे। अफेक्टिव अगर एक ही क्लास में दोनों हो जाएंगे तो अफेक्टिव और साइकोमोटर दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखो, सबसे पहले ये बताओ 1956 वाला किसने दिया, बेंजामिन ब्लूम ने दिया। फिर उसके बाद 2001 वाला 2001 किसने दिया है, तो ये एडरसन और कैथमूल के द्वारा, दोनों लोग साथ में काम किए हैं, उन्होंने दिया। इसमें नाउन था, ठीक है, इसमें क्या था, नाउन था, लेकिन इसमें वर्ब थे, इसमें क्या थे, वर्ब थे। तो आप बताइए, ये हमने, इसमें क्या है, नॉलेज है, यहाँ पर क्या है, नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन के बाद क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस है, एनालिसिस के बाद बताइए क्या है, सिंथेसिस है, सिंथेसिस के बाद क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो इसको हम लोग क्रिएट भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्रिएट कह रहे हैं। तो नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज मतलब कि आपके पास ज्ञान तो है, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद सिंथेसाइज किया, क्रिएट किया मतलब, फिर उसके बाद इवैल्यूएट किया, और फिर उसके बाद नया आता है जो रिवाइज्ड है, उसमें वर्ब के थे। अब वर्ब में हमने सबसे पहले कहा कि हमें तो रिमेंबर है, हाँ यार हमें याद है, अभी रिमेंबर है। रिमेंबर के बाद हमने देखा कि हाँ अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने देखा कि उसको मैं अप्लाई कर पा रही हूँ, साथ में एनालाइज भी कर पा रही हूँ। एनालाइज कर लिया तो इवैल्यूएट करने पहुंच गए, इवैल्यूएट करके हमने क्रिएट किया, कुछ कुछ क्रिएट किया, ये हो गई नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये क्रिएट जो था वो यहाँ पर सेकेंड लेवल पर था, ये लेकिन टॉप लेवल पर है, लास्ट पर है, ये हो गया, ठीक। यही सीक्वेंस लिखा लिखा है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज, अप्लाइंग, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। अब आते हैं क्वेश्चंस करते हैं, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें रोट लर्निंग है, अब किसमें मैंने बताया कि हम चीज़ों को रट रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, रिमेंबर है, इसमें आंसर लगे हैं, सॉरी रिमेंबर है, ठीक है, ये क्या है, रिमेंबर। आप क्या करोगे, चीज़ों को याद करते हो, रोट लर्निंग में क्या होगा, आप चीज़ों को याद कर रहे हो। रोट लर्निंग वही हुआ कि आप चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, बार बार रिपीट करके रिपीट करते हो, चीज़ों को क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो, रिकॉल करते हो, जिससे क्या होता है, वो चीज़ें लंबे समय के लिए आपको याद रहती, जैसे टेबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है, बस यही क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, आपको यही पूछ सकते हैं। इसका लेवल लगा दीजिए, कौन सी कब आई है, इनके नेम किसके द्वारा दिए गए हैं, मतलब नेम्स क्या क्या हैं, किसने कौन सी टैक्सोनॉमी दी है, वो हो गया। और आप तो ये समझ गए होंगे ना, नॉलेज किस में है, कॉम्प्रीहेंशन से क्या होता है, अप्लाई कहाँ करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। होप समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो ऑल राइट, हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, मतलब